फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक शिक्षक के लिए पर्यावरण देख रहे थे और पर्यावरण का हमने इकाई 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना कंप्लीट कर लिया था। आज हम इकाई 2 यूनिट 2 पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के बारे में बच्चों की क्या समझ है, तो इस टॉपिक को इस यूनिट के अंतर्गत हमें क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले तो हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। ठीक है, तो यदि हम बच्चों की क्या समझ है या फिर पर्यावरण के विषय में बच्चों की क्या समझ है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी की यदि हम बात करें कि इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिरकार बच्चे पहले से क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, परिचय देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि बच्चों की नजर में आखिरकार पर्यावरण के आयाम कौन कौन से होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हमें देखना है कि बच्चों की समझ क्या है पर्यावरण को लेकर के। फिर हमें देखना है कि बच्चों का दृष्टिकोण क्या है पर्यावरण को लेकर के, है ना, कि वो कैसी दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। फिर हम देखेंगे कि जैसे कि जो 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या जानते हैं, 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं बच्चे क्या जानते हैं, ठीक, पर्यावरण के विषय में, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि हम कैसे पता करें ये क्या जानते हैं, पहले क्या जानते हैं, फिर हम कैसे पता करें कि बच्चे पर्यावरण में के बारे में, अब पहले तो हमने ये जाना कि ये क्या जानते हैं, अब ये तो ठीक है लेकिन एग्जैक्टली क्या कोई रिसर्च हुई क्या इस पर, कि कैसे पता किया गया कि बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, कैसे पता करें, तो इसके बारे में रिसर्च भी हुई है। कौन सी रिसर्च हुई है, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या आता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में हमें देखना है, जो कि आज के लेक्चर का हमारा पार्ट नहीं रहेगा, आज के लेक्चर का इतना ही पार्ट रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद में इसी इकाई के अंतर्गत इसी यूनिट में हमें फिर पढ़ना रहेगा कि बच्चों की पर्यावरण को लेकर के क्या समझ है, कि या फिर हम बात करें कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना रहेगा, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सब टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यदि हम बात करें, पहले सिंपल सी यदि हम परिचय की बात करते हैं, है ना, इस पेज को मैं हटा देती हूँ। ये तो आप लोगों को आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं, तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखें, हम इसका इंट्रोडक्शन यदि देखें, तो जैसे कि हम 2 साल के बच्चे की बात करें, है ना, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम 2 साल के बच्चे की बात करते हैं तो वो क्या जानता है, वो ये उसको भ्रम नहीं होता कि ये कुत्ता है बकरी, वो बहुत अच्छे से जान लेता है कि हाँ ये डॉगी है, ये कुत्ता है और ये बकरी है, जानता है, बच्चे चाहे जो भी है ना, तो बच्चे जान लेते हैं कि ये बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसके बारे में तो बिल्कुल जानते हैं। तो इतनी समझ है ना, समझना है इसको। और पर्यावरण क्या होता है ये हमने अपने पिछली क्लास में सब कुछ देखा हुआ है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब ये बताने की जरूरत है कि पर्यावरण आखिरकार है क्या। हमें प्राकृतिक पर्यावरण, फिर उसके प्राकृतिक पर्यावरण हमने देखा, सामाजिक पर्यावरण देखा। पर्यावरण एक बहुत ही विस्तृत एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो 2 साल का बच्चा इतनी बात तो जानता ही है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, वो फिर तुलना करता है, फर्क कैसे जाना ये कुत्ता है बकरी है ना। तो कुत्ता बकरी में यदि हम बात करें कि वो अपने से ही मनगणंत उसको, कि हाँ ये मैंने देखा है, अच्छा वहां पे ये काला कुत्ता, ये सफेद कुत्ता, ये बकरी, इतनी समझ उसमें हो जाती है। धीरे धीरे यदि हम 6-7 साल के बच्चों से आप पूछोगे कि तुम क्या जानते हो पर्यावरण के बारे में, है ना, 6-7 साल के बच्चे की यदि हम बात करें तो वो अपने आसपास की जो भी चीजें हैं
वो देख करके ज्ञान अर्जित करते हैं कि अच्छा मैंने ना वहां पे ये देखा था, अच्छा मैंने यहाँ पे ये देखा था, तो वो देख करके ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और 6-7 साल में जब बच्चा स्कूल गया तो वो अपने जो अर्जित किया रहता है, वो जो ज्ञान को उसको लेकर के वो स्कूल में जाता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, जो उसको ज्ञान जो उसको उसको पता रहता है उसको लेकर के जाता है, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि पहले से उसके साथ में गई है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपने किस तरीके से हम समाज में रहते हैं, समाज में कैसे उसके पर्यावरणीय अनुभव है, सांस्कृतिक अनुभव, पर्यावरणीय अनुभव, मान्यताएं, ये सब धीरे धीरे वो कक्षा में लेकर के जाता है। बड़ा होते 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 यही सभी चीजें वो जानता है। तो ये नॉर्मल परिचय हुआ इसका, ये टॉपिक का, कि बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में क्या समझ रखते हैं। 2 साल का बच्चा यदि हम देखें कुत्ते बकरी को जान रहा है, 6-7 साल का बच्चा जब स्कूल गया तो अपने पहले से जो ज्ञान उसको अर्जित था उसको लेकर के गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सांस्कृतिक पर्यावरण जाना, प्राकृतिक पर्यावरण जाना, ये सभी चीजों को लेकर के स्कूल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो बच्चे की आखिरकार समझ क्या है, तो बच्चे की समझ की यदि हम बात करते हैं कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया से बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं क्या? जी हाँ, वे खोजबीन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चीजों के साथ कार्य करते हैं, चीजें बनाते हैं और अर्थ गढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वो एग्जैक्टली डिस्टिंक्शन नहीं जानेंगे कि ये कारण से इसको कुत्ता बोले, ये कारण से इसको बिल्ली बोले, कि ये यदि डॉग है तो ये बिच है, वो ये नहीं जान रहे हैं। लेकिन उनका अपना एक माइंडसेट होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल होता है बच्चों का। ठीक है, वो अपने से गढ़ लेते हैं। और बचपन जो होता है ना, वो क्या है? वो विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था है। क्या है? विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास शामिल है। शारीरिक क्षमता यानी कि शारीरिक रूप से भी विकसित हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, और इस विकास में वयस्क समाज में समाजीकृत होना भी शामिल है, कि आप कैसे सोशलाइज हो रहे हो, ये भी आ जाता है, जिसमें बच्चा संसार का ज्ञान ग्रहण करता है और नए ज्ञान का सृजन भी करता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। फिर उसके बाद में आता है, बच्चे अपने आप को दूसरों से जोड़कर देखना सीखते हैं, जिससे उसकी समझ बनती है, वह कार्य कर पाता है और रूपांतरण भी कर पाता है। दूसरों को देख करके चीजों को समझते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और फिर कहीं पे कुछ बदलाव की आवश्यकता उसको भी बदलते हैं। अब छोटा बच्चा यदि आप बताओगे ना, देखो उसका बच्चा कितना घर में देखो स्कूल से आता है, अपना होमवर्क समय पे करता है, बच्चों पर असर पड़ता है, वो भी 1-2 दिन वही काम करने लगेंगे, है ना? तो रूपांतरित भी होते हैं बच्चे। ठीक, तो समाज में हर नई पीढ़ी को विरासत में संस्कृति एवं ज्ञान का एक भंडार मिलता है, जिसे वह अपनी गतिविधियों तथा समझ से समाहित करते हुए नया ज्ञान रचने की सार्थकता महसूस करता है। समाज में हर नई पीढ़ी, जैसे कि हम जैसे कि यदि बात करें कि कोई भी जैसे वृक्ष की पूजा की जा रही है, पीपल बरगद, इसकी यदि पूजा की जा रही है, तो बोलते हैं कि ये ना हमारे वंश परंपरा में है, ये हमारे ये मेरी मम्मी करती है, ये मेरे पापा करते हैं। मतलब समझ रहे हो? जैसे कि तुलसी को जड़ डालना है, तो घर से बच्चा सीख रहा है ना, घर से बच्चा सीखता है। बाहर जाता है तो बाहर सोशलाइज होता है, घर में यदि वो काम नहीं हो रहा है तो वो सीख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये बच्चे किस तरीके से चीजों को सीखते हैं, कैसे अलग अलग रूप से अपने आप को समाहित करने की, सामाजिक जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वहां से वो अपना एक ज्ञान रचते रहते हैं। यही तो बच्चों की समझ है। और देखो हेडिंग क्या है हमारा, बच्चे की समझ। और मैंने आपको क्या बताया कि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही विस्तृत है। अब बच्चे की समझ तो ऐसी, अब बच्चों का कुछ दृष्टिकोण है क्या, आओ देखते हैं। तो बच्चों के दृष्टिकोण के विषय में ना पियाजे ने बहुत वर्कआउट किया है। पियाजे ने बहुत कुछ इनके बारे में, बच्चों के बारे में बहुत ही ज्यादा, कि किस तरीके से इनका विकास हुआ, उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या वो ये यदि हम सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, बाल विकास के अंतर्गत पियाजे को हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस उसी के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लेकर के हम रेफरेंस के रूप में आओ देखते हैं कि बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है। तो बच्चों के मामले में पियाजे ने काफी कार्य किया। जी हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने बच्चों की शारीरिक और मानसिक हरकतों का बारीकी से अवलोकन किया और वे कैसे सोचते हैं इसका विश्लेषण करने की उन्होंने कोशिश की है।
साथ ही यह भी देखा कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ बच्चों की सोच में कैसे परिवर्तन आ जाता है। तो दृष्टिकोण क्या हुआ, उम्र के बढ़ने के साथ में बच्चों की सोच में परिवर्तन, ये एक दृष्टिकोण हुआ ना? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। तो उन्होंने ये पाया कि प्रथम चरण में बच्चा कैसा क्या करता है, ये पर्यावरण के संबंध में बताया गया है। ठीक है, तो बाल विकास वो जो हमने पढ़ा है वो तो है, लेकिन अब पर्यावरण के संबंध में अलग अलग उम्र में और अलग अलग चरणों में अब बच्चे क्या सोचेंगे उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो पहले चरण में पियाजे बता रहे हैं कि पहले, यानी कि इस चरण को बोलते हैं मानव निर्मित चरण। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित चरण बोलते हैं। इसमें यदि बच्चे के सामने आप लकड़ी के बारे में कुछ पूछोगे ना, तो लकड़ी के बारे में उसकी समझ को समझना है ना। लकड़ी के बारे में बच्चे की समझ होती है कि लकड़ी क्या है, तो लकड़ी फर्नीचर के टुकड़े का एक टुकड़ा है। जैसे कि घर में फर्नीचर रखा है ना, तो लकड़ी मतलब कि वो फर्नीचर का एक टुकड़ा, ये टूट गया। जैसे कि हम आपके यहाँ सोफा है, सोफा का यदि एक उसका स्टैंड यानी कि एक पाया टूट गया, तो लकड़ी क्या है? अच्छा, ये फर्नीचर का एक टुकड़ा है। ठीक है, या फिर सोचेगा अच्छा पेड़ों से या मिलती होगी, यह पेड़ों से मिलती है, बस इतना पता है। अच्छा, लकड़ी ना पेड़ों से मिलती है अपने को, ठीक। मगर बच्चे से जब आप पूछोगे ना कि पेड़ किसने बनाए हैं, तो वो कहता है कि पेड़ तो लोग ने बनाए हैं। पेड़ कौन बनाया? लोग ने बनाए, क्योंकि पेड़ को इंसान ही तो उगाए हैं। ये बच्चे की प्रथम चरण में उसकी सोच है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी सोच की बात हो रही है यहाँ पे। फिर दूसरे चरण में जब बच्चा आया, तो बच्चा क्या बताएगा? अब दूसरे चरण में बच्चा बताएगा कि लकड़ी जो है ना पेड़ों से आती है, और पेड़ बीजों को उगाने से या जड़ों से बनते हैं। आप पेड़ कैसे आए? आप ना बीज बोए हो, या फिर आप कोई सी कलम लगा दियो, जड़ लगा दियो, तो यानी कि कोई सी कलम लगाए पौधे के रूप में आप लगाओ, तो वो उससे पेड़ बन गया। ऐसी सोच बच्चे में विकसित हो गई। और आगे बच्चा बताएगा कि बीज पेड़ों से या गेहूं या दूसरे पौधों से मिलता है। यानी कि बीज कहां से मिला? जैसे कि गेहूं आप अपने खेतों में पूरा छीट दीजिए, गेहूं आ गया। तो बच्चों में ये सोच विकसित हो गई दूसरे चरण में। मगर आप पूछोगे कि ये बीज कहां से आए, तो बीज को लोग मेहनत से बोते होंगे, वरना पेड़ नहीं उग सकते। मगर इन बीजों को लोग मेहनत से बोते होंगे, वरना पेड़ नहीं उग सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा सोच रहा है बच्चा। तो इस चरण में बच्चा अंत तक यह नहीं सोचता कि इन चीजों को बनाने में प्रकृति की भी कोई भूमिका है। नहीं, ये केवल क्या सोच रहा है, ये यहां से हो रहा है ऐसे। बच्चा अभी प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहा कि किस तरीके से मृदा की उर्वरकता भी काम कर रही है, किस तरीके से वहां पे ऊष्मा कैसी होनी चाहिए, किस मतलब समझ रहे हो, जलवायु कैसी होनी चाहिए, वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे खेती अच्छी होती। अभी इसके बारे में बच्चे की सोच विकसित नहीं हुई। वो अभी लिमिट है कि पेड़ बीज ये ऐसे, ये यहां से बस इतने में सोचा। लेकिन दूसरे चरण तक बच्चा ये नहीं सोच पाया कि प्रकृति की भी कोई भूमिका है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा चरण आया। तीसरा चरण जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। अब प्रकृति की समझ उसमें विकसित होगी। क्या होता है इसमें कि इसमें सही स्पष्टीकरण देने में अब बच्चा सक्षम हो गया। लेकिन अब बच्चा इसमें सक्षम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। पूरी तरह से नहीं होता है सक्षम। ठीक है, तो इस चरण में बच्चे कहते हैं कि लकड़ी पेड़ से बनती है और पेड़ जमीन में उगता है, और इस प्रक्रिया में प्रकृति की भूमिका अहम है। क्योंकि प्राकृतिक चरण है, तो इसमें प्रकृति की भूमिका अहम है। स्वाभाविक है कि जो बच्चे देहात के बारे में ज्यादा जानते हैं, वे कारखाने का विचार शामिल ही नहीं करते। ठीक है, अब जैसे कि ग्रामीण अंचलों में हम निवास कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ हमारे घर में तो ऐसे, यहाँ पे देखो ये कटाई होती, वो मतलब समझ रहे हो कि हम किस तरीके से क्या क्या एक पूरा मतलब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक बच्चा जान रहा है, हर चीज जान रहा है। मगर वे इस बात को तो शामिल करते हैं कि पौधों को उगाने के लिए इंसान बेहद जरूरी है। इंसान बेहद जरूरी है कि किस तरीके से हमने मेहनत किया। देखो हमने कितनी मेहनत की, हमने रात दिन मेहनत की, हमारे पापा ने, हमारे दादाजी ने, मतलब बच्चा ये चीज तो जान ही रहा है अभी इस चरण में। तो औसतन यदि हम देखें ना, तो औसतन 9 से 12 साल की उम्र के बाद बच्चे प्राकृतिक स्पष्टीकरण देने लग जाते हैं। ठीक है, कि प्राकृतिक स्पष्टीकरण क्या है। तो एग्जैक्टली हमें क्या पता चला कि अब
अब बारीकी से अब वो क्या चीजों को अब समझने लग गए हैं, है ना। अब बारीक थोड़ा सा अब उनमें थोड़ा सा ये चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे किसका पेड़ कहाँ से आए, जमीन बीज की बात वो जान गए, फिर प्रकृति की भूमिका जाने, और इंसान की ह्यूमन रिसोर्स भी तो जरूरी है। हम करेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, घर में बैठे बैठे काम हो जाता है क्या, नहीं, जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, खेतों में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, उस तरीके की मिट्टी बनानी पड़ती है, आपको सिंचाई करना पड़ेगा। तो ये प्राकृतिक स्पष्टीकरण अब बच्चा 9 से 12 साल की उम्र में बच्चा देने लग जाता है। तो लेकिन कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चा क्या क्या जानता है। और यदि हम बात करें औसतन 9 से 12 या फिर 7 से 8 साल के बच्चे, जैसे कि यदि हम 7 से 8 साल के बच्चों के बारे में देखें तो उनके में प्राकृतिक अनुभव आ जाता है, वो प्राकृतिक चीजों के बारे में जानने लगते हैं। लेकिन औसतन 9 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्राकृतिक स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरीके से दे पाते हैं, ठीक है। फिर अब कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, तो इस पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक रिसर्च हुआ है, ठीक है। और वो कहाँ हुआ है, तो ब्रिटेन की 3 प्राथमिक शालाओं में 75 विद्यार्थियों का अपने आसपास के पर्यावरण के अवलोकनों के बारे में किया गया सर्वेक्षण और उसका विश्लेषण इस संदर्भ में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो क्या उदाहरण प्रस्तुत है कि एक सर्वेक्षण हुआ, एक सर्वे किया गया, कहाँ पे किया गया, ब्रिटेन में किया गया था। और वो सर्वेक्षण ऐसा था कि उसमें पता किया गया कि बच्चे आखिरकार क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। तो 75 विद्यार्थियों को उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और पर्यावरण के अवलोकनों यानी कि जो हम देख रहे हैं उसके बारे में और विश्लेषण किया गया, पूरा एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो इस सर्वेक्षण का मकसद क्या था, यह पता लगाना था कि बच्चों में अपने आसपास की नैसर्गिक बारीकियों की कितनी समझ है, यानी कि नैसर्गिक बारीकी की प्राकृतिक बारीकी जो हो रही है उसके बारे में उनको कितनी समझ उनमें विकसित है। तो कितना कुछ वे ध्यान से देखते, महसूस करते और याद रख पाते हैं। ये पूरा सर्वे इस पर था, इस पर बेस्ड था। समझना इस बात को कि 3 प्राथमिक शालाओं के 75 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है इस सर्वे के अंतर्गत कि बच्चे क्या क्या जानते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। फिर देखा गया कि वो कैसे बारीकियों पर नजर रखते हैं, प्राकृतिक बारीकियों, नैसर्गिक बारीकियों। फिर उसके बाद वो क्या देखते हैं, ठीक है। पहले उनका देखना, महसूस करना, देखना आता है, महसूस करना और याद करना। याद भी तो होनी चाहिए ना, हमने तो पढ़ बहुत सारी चीजें ली, याद नहीं है तो फिर एग्जाम में तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों से कहा गया कि वे ऐसे जीवधारियों की सूची बनाएं, फेहरिस्त मतलब कि सूची बनाएं कि जिन्हें उन्होंने या तो किसी पोखर में, ध्यान देना, या तो उन्होंने किसी पोखर, नाले या सोते के पास, पोखर में देखा है, नाले के पास देखा है, या फिर यदि हम ये वर्ड जो है पोखर, नाले के पास देखा है, या ऐसी जगहों पर देखने की उम्मीद है। या तो तुमने देखा है या तो तुम्हें लगता है कि हम आप पे ये आ सकते हैं, ठीक है। मतलब समझो 75 विद्यार्थियों पर ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और बोला गया उनको कि तुम ऐसा करो, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। कैसे लिस्ट प्रिपेयर करो कि नदी, नाले, पोखर, जलाशयों के पास में कौन से जानवर जाते हैं या फिर आपको लगता है कि जा सकते हैं। ये पहला उनको काम दिया गया, ठीक। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया कि स्कूल के पास के जंगल में पाए जाने वाले जीवधारियों के बारे में था। उनसे जो सवाल पूछा जा रहा था कि हमारे स्कूल के पास में ना एक जंगल है, अब उस जंगल में बताओ कौन कौन से जीवधारी रहते हैं, उसकी भी एक सूची बना लो। तो पहली सूची जल के पास, फिर दूसरी सूची जंगल में कौन कौन रहता है, ठीक है। कुछ सुझाव देते रहने पर बच्चों ने स्तनधारी पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों के अलग अलग नाम भी गिनाए, ठीक है। कुछ सुझाव दिए, बोले हाँ तुमने वो देखा है, हाँ हाँ देखा है हमने, अच्छा तो फिर उसका फिर नाम बताओ, तो वो बताने लगे, ठीक। तो इस तरह हमने जंगली पौधों और पशुओं से उनकी जान पहचान को टटोला। ये जो पूरा सर्वे किया गया है उसमें पता चला। बच्चे खत्म की गई बच्चे बातचीत खत्म करते करते गिलहरियों पर उनके खान पान और आदतों की चर्चा के साथ में, यानी कि जो पूरा सर्वेक्षण था तो ये इस पर जो चर्चा हो रही थी, तो एंड कहाँ पे हुआ कि गिलहरी खान पान, गिलहरियों का खान पान क्या होता है, उनकी आदतें क्या होती है, ये चर्चा पूरी की जा रही थी। नॉर्मल सी बात है ना, अब सर्वेक्षण के अंतर्गत
वो क्या है, प्रश्नोत्तरी। इतनी हार्श प्रश्नोत्तरी तो होती नहीं है, बस नॉर्मली तो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, Q&A होता है कि हाँ आपने देखा है, हाँ हाँ हमने देखा है, यदि बच्चा आंसर दे दिया तो अच्छी बात है, यदि बच्चा आंसर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम पता तो चल गया ना कि बच्चे क्या जानते हैं और क्या चीज नहीं जानते। आपने कोई हिंट दिया, उससे भी आपको थोड़ा सा पता चल गया है। ठीक है, तो ये सब तो हुआ, तो जहां पे बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं पता किया गया है। अब बच्चे के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें अलग अलग चीजें पाई गई थी। इसमें क्या पाया गया था, ध्यान से देखिएगा कि जांच का तरीका तो था इनका ये, फिर अलग अलग की क्या पाया गया क्या नहीं। अब जब बच्चों ने बताना स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताऊंगी, यहाँ पे जगह नहीं है शुरू में। यहाँ पे यदि हम बात करें कि क्या पाया, उसमें ये पाया गया, जब बच्चों से पूछा गया ना कि तुमने जलाशयों के पास में क्या क्या देखा है, ठीक है, तो अधिकतर बच्चे, लगभग 10 साल की उम्र के बच्चे अधिकतर जवाब में मेंढक दे रहे थे। क्या दे रहे थे, मेंढक जवाब आ रहा था अधिकतर बच्चों का। ठीक है, फिर कुछ बच्चों ने मछली को भी गिनवाया, मेंढक जवाब दिया कुछ बच्चों ने कि तुमने नदी नाल पोखर में क्या क्या देखा, तो कुछ बच्चों ने मेंढक जवाब दिया। ठीक है, लगभग ये 10 साल के बच्चे थे, मेंढक जवाब दिया। फिर उसके बाद में कुछ बच्चों ने कहा कि हमने, कुछ बच्चे टैडपोल को याद रख पाए। ठीक है, कुछ बच्चे मेंढक, कुछ बच्चे टैडपोल। ठीक, तो और फिर उसके बाद में कुछ बच्चे मछली का भी नाम गिनवा रहे थे। तो इस तरीके से यदि बात जो किया गया, तो लगभग लगभग 10 साल के बच्चे किनका नाम बता पाए, जो बिना रीढ़ के होते हैं, बिना रीढ़ के बच्चों का, जानवरों का नाम बच्चे बता पाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि और उन्होंने क्या क्या जवाब दिया था, तो जो ये 10 साल के बच्चे थे, लेकिन उसमें तो और कम उम्र के भी बच्चे रहे होंगे, तो 8 साल के जो बच्चे रहे होंगे, तो वो ज्यादा कुछ, उनका ज्ञान सीमित था, वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाए थे, वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाए थे। इसीलिए बोला गया था कि औसतन 9 से 12 साल, उसमें हमने देखा ना, इससे पहले हमने देखा था कि 9 से 12 साल के बच्चों में प्राकृतिक ज्ञान का स्पष्टीकरण होने लगता है, इसीलिए ये बात कही गई थी। 14 से 15 साल के बच्चों की बात करें तो वो क्या जानने लग गए थे, वो उनमें थोड़ा और भी कि हम किस तरीके से पानी को साफ रख सकते हैं, यानी कि वो साफ पानी, दूषित पानी, पानी कैसे साफ की, किन कारणों से पानी को हम साफ कर सकते हैं, या फिर पानी किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, पानी के बारे में समझ उनकी अच्छी बैठी थी। ठीक है, ये कौन सी उम्र के बच्चे हैं, ये लगभग लगभग आपके 14 से 15 साल के बच्चे हैं। मतलब कि मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, वो जो सर्वे हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फिर याद करो, क्योंकि उनसे बोला गया था जलाशय, पहला सवाल यही था ना, जलाशय वाला सवाल था कि जलाशय के पास आप क्या क्या देखे, या फिर क्या क्या देखे जीवधारियों क्या क्या देखे जाने की उम्मीद है, तो पहले सवाल का ये जवाब है। दूसरे में याद करो, उनसे पूछा गया कि स्कूल के पास में जो जंगल है उसमें तुम कौन कौन से जीवधारियों को देखते हो, क्या क्या तुमको याद है, उसके बारे में बताओ। तो जो 10 साल के समूह के, जो लगभग 10 साल समूह के जो बच्चे थे ना, वो ज्यादातर स्तनधारियों का जिक्र कर रहे थे। किसका जिक्र कर रहे थे, स्तनधारियों का जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में वो बता पाए थे। ठीक है, उसमें उन लोग जो अधिकतर, जो किसका नाम बता पाए, वो खरगोश का नाम बता पाए थे। किसका नाम बता पाए थे, खरगोश का नाम बता पाए थे। ठीक है, ये सिंपल है, नॉलेज के लिए है। इसके बाद वाला जो लेक्चर है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो तो हर चीज को पढ़ो, क्योंकि आप, ये पर्यावरण है, पर्यावरण के अंतर्गत आपके जो प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बात। ठीक है, फिर उसके बाद में जब बच्चे, जैसे कि जो 10 साल के बच्चे, फिर उसके बाद बिना रीढ़ वाले जानवरों के भी नाम गिना रहे थे। ठीक है, अब वो बिना रीढ़ के जानवरों के भी नाम गिनाने लग गए थे, बिना रीढ़ वाले जानवरों के भी नाम गिना रहे थे। कुछ बच्चे फूल पत्तियों के बारे में भी जान रहे थे और साफ साफ बता पा रहे थे, कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे थे। जो बच्चे साफ साफ नहीं बता पा रहे थे वो लगभग 8 साल के बच्चे थे, जो कि फूल पत्तियों के बारे में साफ साफ नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा फूल, मतलब कि आप कितने
इनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बच्चे अधिकतर जो 8 साल के थे वो सही क्रम में नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, उनसे पूछा जा रहा था कि तुम कौन कौन से फूलों का नाम जानते हो, इस तरीके का सवाल किया गया था। तो वो ज्यादा बच्चे 8 साल के समूह के बच्चे थे वो जो कि ज्यादा नाम नहीं गिना पा रहे थे। फलों के बारे में भी पूछा गया था, तो फूलों के बारे में हो गया, फलों के बारे में भी पूछा गया था। तो अधिकतर लोग फलों के बारे में आम, पपीता, जामुन का नाम बताए थे। क्या बताए थे? आम, पपीता, जामुन का नाम बता पाए थे। ठीक है, और भी बहुत सारे वृक्षों का नाम बता पाए होंगे, यानी कि फलों की हम बात करें तो आम, पपीता, जामुन की बात बता पाए। फिर याद करो, हमने देखा कि चर्चा बंद हुई थी गिलहरियों से, है ना। बातचीत बंद किस में हुई? गिलहरियों पर आकर की चर्चा बंद हुई थी। तो उसके खान पान की आदतों पर, यानी कि कुछ बच्चों से जब पूछा गया कि शिकारी पक्षियों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, गिलहरी के बारे में चर्चा बंद हुई ना, यानी कि शिकारी पक्षी के बारे में पूछा गया, तो अधिकतर लोगों ने उल्लू का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? उल्लू का जिक्र किया था। ठीक है, फिर गिलहरी क्या खाती है? तो इन्होंने बताया कि वो मूंगफली, बादाम खाती है। 8 साल के बच्चे थे ये, तो वो क्या बताए? क्यों? क्योंकि हम देख करके सीखे ना, हम देखें, हम अपने पृष्ठभूमि, हम घर में क्या देख रहे हैं, आसपास में क्या देख रहे हैं, वही तो बस पूछा गया था। तो लगभग 8 साल के बच्चे बता पाए कि गिलहरी क्या खाती है, क्योंकि इसी के साथ में है, बातचीत बंद हुई थी, तो बादाम, मूंगफली खाती है, ऐसा बच्चों ने कहा। ठीक है, याद रहेगा ये सिंपल। यदि हम बात करें कि ये ज्ञान और परिणाम में क्या पाया गया, कि लास्ट में फिर क्या इन्होंने, कि ये पाया गया कि बच्चों में ये समझ तो है कि प्रकृति किस तरीके से, यानी कि पशु, पक्षी और पेड़, वृक्ष, पानी, ये इसके बारे में उनको समझ है ना। बच्चे क्या क्या जानते हैं, तो ये जान लिया गया कि पर्यावरण के बारे में बच्चों में जानकारी तो है। अब वो कैसे सीखेंगे ये अब अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये यूनिट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, लेकिन सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से ज्यादा लोगों तक आप सभी से निवेदन है, शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। और यदि आप लोगों को हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में यदि आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए सहायक शिक्षक के लिए या फिर यदि हम बात करें वर्ग 1 के लिए, तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में कोर्स भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 999 में आपको सहायक शिक्षक का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स उसमें हो भी चुके हैं, अभी एनवायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं, तो जो कि आपको ये जो यूट्यूब में जो ये अपलोड हो रहा है वीडियो, यही वीडियो आपको वहां पे भी मिलेगा। दोनों क्लासेस साथ में चल रही है, तो आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर से ज्वाइन करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। फीस एकदम न्यूनतम रखी गई है, मात्र 999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप लिंक में जब क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ऐसी खबर है। क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो और क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगने से पहले कोशिश यही की जाएगी कि भर्तियां निकाल दी जाए, है ना। क्योंकि वोट बैंक भी तो इंक्रीज करना रहता है, तो इसीलिए आप समझ जाइए। तो तैयारी एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ते रहिए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।